बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है डैट इज़ नाउन एज कॉशी थ्योरम फॉर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन, उसके स्टेटमेंट और उसके प्रूफ की तरफ मूव करेंगे और एट द एंड हम रिमान ये जो कॉशी थ्योरम है इसकी मदद से एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉशी थ्योरम को। तो कॉशी क्राइटेरिया फॉर रिमान इंटीग्रेबिलिटी किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है? अगर आपने ये चेक करना हो कि आपको दिया हुआ फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो ये आपके पास एक बेस्ट टूल है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि दिया हुआ फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। स्टेटमेंट कुछ इसकी इस तरह है कि लेट कर लें कि एफ़ आपका एक बाउंडेड फंक्शन है, बी मीन सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शन, देन एफ़ इज़ कॉल्ड रिमान इंटीग्रेबल। तब आप एक फंक्शन एफ़ को रिमान इंटीग्रेबल कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर इज़ अ पार्टीशन पी, एक पार्टीशन पी है सेटिस्फाइंग दिस रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट क्या है कि अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम का जो आंसर है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। यानी अगर आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है तो फिर आपने ये प्रूव करना है, और अगर आप इस इनक्वालिटी को लेकर चलते हैं तो फिर आपने प्रूव करना है कि एफ़ आपका रिमान इंटीग्रेबल है। हम सपोज कर लेते हैं कि आपका फंक्शन एफ़ जो है वो शुरू में रिमान इंटीग्रेबल है। सपोज दैट एफ़ इज़ रिमान इंटीग्रेबल। अब अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि रिमान इंटीग्रेबल हो तो फिर इसका लोअर रिमान इंटीग्रल और इसका अपर रिमान इंटीग्रल जो है ये आपस में इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू है उसको सिंपल आप ऐसे लिखते हैं। ले जी, अब मैं प्रूफ करूंगा इस इनक्वालिटी को, ये जो कॉशी रिमान की इनक्वालिटी है इसे हमने प्रूफ करना है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर देन बाय डार्बॉक्स थ्योरम। आपने कल डार्बॉक्स थ्योरम जो है लास्ट लेक्चर में मैंने इसको प्रूफ करवाया था। तो डार्बॉक्स थ्योरम के मुताबिक आपको दो पार्टीशन P1 और P2 मिलेंगी, ठीक है। अब इस पार्टीशन P1 के लिए मैं अपर रिमान सम यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा और पार्टीशन P2 के लिए यहाँ पर लोअर रिमान सम को कैलकुलेट किया जाएगा। डार्बॉक्स थ्योरम ये कहता है कि अगर आप अपर रिमान सम में से अपर रिमान इंटीग्रल को अगर आप माइनस कर दें तो ये किसी सम पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से इसका आंसर छोटा होना चाहिए। तो इस रिजल्ट के मुताबिक ये आपका अपर रिमान सम फॉर पार्टीशन P1 माइनस अपर रिमान इंटीग्रल का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा। ये इंटीग्रल को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं और इसे मैं इनक्वालिटी नंबर 1 कह देता हूँ। अब यही डार्बॉक्स थ्योरम मैं दोबारा इस्तेमाल करूँगा पार्टीशन P2 के लिए, लेकिन इस मरतबा मैं इस्तेमाल करूँगा इसे लोअर रिमान सम के लिए। अब डार्बॉक्स थ्योरम के चूँकि दो हिस्से हैं, तो जो लोअर रिमान सम के लिए इसका हिस्सा होता है वो ये होता है कि अपर रिमान इंटीग्रल माइनस लोअर रिमान यहाँ पर अपर रिमान नहीं, लोअर रिमान इंटीग्रल माइनस लोअर रिमान सम, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो ये लोअर रिमान इंटीग्रल आ गया माइनस इसमें लोअर रिमान सम फॉर पार्टीशन P2 आ गया, इसका आंसर एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा ले लिया। उसके बाद ये जो इंटीग्रल है उसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस लोअर रिमान सम फॉर पार्टीशन P2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 माइनस, इसे इनक्वालिटी नंबर 2 कह देते हैं। अब यहाँ पर जो दो पार्टीशन आपने P1 और P2 रखी हैं, इनकी यूनियन से एक नई पार्टीशन P बनाई, और आप जानते हैं कि ये जो पार्टीशन P इन दोनों की यूनियन से बनी है इसे हम रिफाइनमेंट बोलते हैं। तो वेयर P द रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2 बोथ। उसके बाद एज वी नो दैट फ्रॉम लेमा 1 में मैंने एक लेमा प्रूव करवाया था जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी कि जो मैंने यहाँ पर नीचे बॉक्स में लिखी है, दैट इज़ अपर रिमान सम ऑफ अ स्मॉलर पार्टीशन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अपर रिमान सम ऑफ लार्जर पार्टीशन। यानी छोटी पार्टीशन पर निकाला गया अपर रिमान सम बड़ी पार्टीशन पर निकाले गए अपर रिमान सम से ग्रेटर देन इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो आपकी पार्टीशन P है ये चूँकि P1 और P2 दोनों की रिफाइनमेंट है, यानी ये बड़ी पार्टीशन है जो कि दोनों के यूनियन से बनी है। तो फिर आपकी पार्टीशन P जो है ये बड़ी पार्टीशन है, आपकी पार्टीशन P जो है यहाँ पर पार्टीशन P जो है वो बड़ी होगी P1 से भी, और पार्टीशन P आपकी बड़ी होगी पार्टीशन P2 से भी, या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकती है। अब बड़ी पार्टीशन पर निकाला गया
छोटी पार्टीशन पर निकाला गया जो अपर रीमान सम है, ये बड़ा है, बड़ी पार्टीशन पर निकाला गया अपर रीमान सम से। जो ये चीज़ मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखी है, इसको मैंने 3 कह दिया। 1 और 3 को कंबाइन कर लेते हैं। अब 1 आपके पास क्या थी, 1 आपके पास है जी, ये है कि अपर रीमान सम फॉर P1 इज़ लेस देन दिस। अब 3 में 3 कैसे बनेगी, 3 इस तरह बनेगी कि यहाँ पर आपने 3 ये है, अपर रीमान सम आपने निकाला पार्टीशन P के लिए, वो लेस देन इक्वल है अपर रीमान सम फॉर पार्टीशन P1, ये हमारा 3 है। अब इस 1 और 3 को कंबाइन करें तो ये रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये अपर रीमान सम फॉर पार्टीशन P लेस देन इक्वल टू फॉर P1 और लेस देन ये सारा इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा। इसमें जो सेंटर वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने जो इनक्वालिटी प्रूफ करनी है उस इनक्वालिटी को, वो इनक्वालिटी ये है जो कॉशी थ्योरम की इनक्वालिटी है, उसमें आ रहा है अपर रीमान सम फॉर पार्टीशन P माइनस लोअर रीमान सम फॉर पार्टीशन P। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर S की ज़रूरत है फॉर पार्टीशन P की और स्मॉल s की ज़रूरत है फॉर पार्टीशन P। ठीक है, तो सेंटर वाला पार्ट अगर आप छोड़ दें तो ये सारी चीज़ इस तरीके से बनेगी। इस इनक्वालिटी नंबर 4 कह देते हैं। अगेन फ्रॉम लेमा 1 यूजिंग फॉर लोअर रीमान सम। अब दोबारा फिर लेमा 1 को इस्तेमाल करेंगे लोअर रीमान सम के लिए। लोअर रीमान सम के लिए लेमा 1 कुछ इस तरह था कि बड़ी पार्टीशन पर निकाला गया लोअर रीमान सम, छोटी पार्टीशन पर निकाले गए लोअर रीमान सम से हमेशा बड़ा या बराबर होता है। तो P2 यहाँ पर स्मॉलर पार्टीशन है और P यहाँ पर ग्रेटर पार्टीशन है। तो ग्रेटर पार्टीशन पर लोअर रीमान सम का जवाब इससे P2 से बड़ा होगा। इसे मैंने यहाँ पर 5 कह दिया। अब 2 और 5 को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 क्या थी, 2 हमारे पास ये लिखी हुई है माइनस SFP2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम ये करें, ये जो 5 वाली है इसको माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस SF(P) लेस देन इक्वल टू माइनस SF(P2)। और ये सारी चीज़ किससे छोटी है, ये आपके पास सारी इससे छोटी है। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये रिजल्ट कुछ ऐसे आ जाएगा, माइनस लोअर रीमान सम एट पार्टीशन P लेस देन इक्वल टू लोअर रीमान सम एट पार्टीशन P2 लेस देन ये सारी चीज़ एप्सिलॉन माइनस इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल आ गया आपके पास। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ पार्टीशन P को यहाँ पर लेके आना है कॉशी थ्योरम की इनक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए। मुझे यहाँ पर P2 की ज़रूरत नहीं है, तो सेंटर वाले पार्ट को यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये आपके पास सारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, ये 6 आ जाएगा। अब उसके बाद 4 और 6 को ऐड कर लेते हैं। 4 की ये वाली साइड अपर रीमान सम है और ये 6 की ये वाली साइड लोअर रीमान सम है। इन दोनों को अगर आप हम ऐड करें तो ऐड करके हमारे पास ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। अब कैसे प्रूफ होगा, बस एक स्टेप रह गया। आपने इन दोनों को ऐड किया, ये आपके पास आ गया इधर अपर रीमान सम ऑफ F एट पार्टीशन P माइनस लोअर रीमान सम ऑफ F एट पार्टीशन P लेस देन। अच्छा, यहाँ पर देखें ये 4 और 6 को ऐड करेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 और ये एप्सिलॉन बाई 2 दोनों मिलके बन जाएंगे एप्सिलॉन। और ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे, ये अपर रीमान इंटीग्रल है, ये लोअर रीमान इंटीग्रल है। हम लेके चले थे कि F इज़ RI, यानी F एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो फिर F का अपर रीमान इंटीग्रल और F का लोअर रीमान इंटीग्रल ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये ऊपर मैं लिख के आया था यहाँ पर। तो जब ये बराबर होंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो लिहाजा ये आपके पास आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। जब हम यहाँ पर ये चीज़ लिख के आए हैं, ये लिखा हुआ है कि अगर F आपका रीमान इंटीग्रेबल है तो लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रल का आंसर बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। अब कन्वर्सली हम ये सपोज करते हैं कि कॉशी थ्योरम की ये वाली इनक्वालिटी जो है सेटिस्फाइड करती है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि F आपके पास रीमान इंटीग्रेबल है। F रीमान इंटीग्रेबल है तो आपने प्रूव करना है कि F का अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल आपस में इक्वल है। सपोज दैट दिस इनक्वालिटी सेटिस्फाइड फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन एंड फॉर पार्टीशन P। फॉर दिस पार्टीशन P वी हैव। अब इस पार्टीशन P के लिए हम जानते हैं कि आपका अपर रीमान इंटीग्रल हमेशा अपर रीमान सम से छोटा होता है। कैसे, आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है अपर रीमान इंटीग्रल की। अपर रीमान इंटीग्रल की जनाब डेफिनेशन कुछ इस तरह थी, अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ऑल अपर रीमान सम इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ऑल अपर रीमान सम्स। ये चीज़ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में
कम्प्लीटली डिस्कस करके आ चुका हूँ। अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो आप उनको जाके देख लें। मैंने बताया था कि यहाँ पर अपर रिमान इंटीग्रल जो है वो असल में अपर रिमान सम का इन्फीमम है। इन्फीमम मतलब जो सबसे छोटा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है वो, सबसे छोटा जो अपर रिमान सम है वो ये है, जिसको हमने यहाँ पर अपर इंटीग्रल कहा है। तो इसका मतलब ये है कि अपर इंटीग्रल, जो अपर रिमान इंटीग्रल है वो बाकी तमाम रिमान सम से क्या होगा, लेस देन होगा ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अपर रिमान इंटीग्रल अपर रिमान सम से हमेशा छोटा होता है, इस चीज़ को आप याद रख लें। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ कर देगी। प्रीवियस लेक्चर में ये बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपने ये रिजल्ट फिलहाल याद रखना है, अपर रिमान इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल टू अपर रिमान सम, ठीक है। तो अपर रिमान इंटीग्रल इससे छोटा हो जाएगा। और जो दूसरा है लोअर रिमान इंटीग्रल, और जो दूसरा है लोअर रिमान इंटीग्रल, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोअर रिमान सम। लोअर रिमान इंटीग्रल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान सम, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ पर भी इक्वल का साइन यहाँ पर भी लगा दें, यहाँ पर भी साइन इक्वल का लगा लें। ये जो लोअर रिमान सम वाला हिस्सा है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा आपके पास। ये जो बड़ी चीज़ है वो छोटी हो जाएगी और छोटी बड़ी हो जाएगी। ये इसे इनक्वालिटी नंबर 8 कह देते हैं। अब उसके बाद 7 और 8 को अगर हम ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 7 का ये वाली साइड अपर रिमान इंटीग्रल, ये 8 की ये वाली साइड आ जाएगी लोअर रिमान इंटीग्रल, और इधर आ जाएगा SFP माइनस SFP लेस देन इक्वल टू। अच्छा, अब ये सारी चीज़ ऊपर मान के चलें, ये सारी किससे छोटी है, ये काशी थ्योरम की इक्वालिटी मान के चलें, ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो लिहाजा ये सारी चीज़ आ जाएगी एप्सिलॉन से छोटी। अब अगली बात देखें ज़रा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो नंबर हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा है। सिंस एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर, ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, एनी आर्बिट्रेरी, यानी ये जो इनक्वालिटी है, ये इनक्वालिटी, दिस इनक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है। तो अगर मेरा जो पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन है वो अप्रोचेस टू जीरो, तो दो नंबर हैं a माइनस बी, इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो जीरो को अप्रोच करता है तो इसका मतलब क्या है, दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर जितना आप एप्सिलॉन को छोटा लेते जाएंगे, तो यही हमने प्रूफ करना है। सो दिस शोज दैट लोअर रिमान इंटीग्रल एंड अपर रिमान इंटीग्रल आर इक्वल, हेंस f इज रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन। तो ये कॉशी थ्योरम कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हम कॉशी थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी, हमने प्रूफ करना है कि फंक्शन आपका है f of x इज इक्वल टू साइन एक्स। आपने प्रूफ ये करना है कि बाय यूजिंग कॉशी थ्योरम शो डैट f of x इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ये तमाम जो काम है ये मैं वाइट बोर्ड पर भी करवा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये ऑलरेडी लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी वीडियो की जो लेंथ है वो शॉर्ट रहे। अगर वाइट बोर्ड पर लिखा जाए तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑलरेडी पहले लिख के रख के फिर समझा रहा होता हूँ मैं। बाकी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि अगर आपको वाइट बोर्ड पर लिखी हुई वीडियो ज़्यादा पसंद है तो वो मुझे बता दीजिएगा। अगर इस तरह ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप तब भी मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। ले जी, कॉशी थ्योरम की वजह से आपने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये रिमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाय डेफिनेशन यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले हम लिखेंगे। लेट पी बी दी पार्टीशन ऑफ द इंटरवल, पहले हम इस क्लोज इंटरवल की पार्टीशन बना लेते हैं इनटू n सब इंटरवल ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो पार्टीशन पी बनाई है इसके पॉइंट्स की मदद से हमने n सब इंटरवल बनाने हैं, और हर सब इंटरवल की जो लेंथ है उसका फार्मूला है डेल्टा एक्स, उसे डेल्टा एक्स से डिनोट कर लेते हैं। फार्मूला उसका है b माइनस ए ओवर n। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको। तो b की वैल्यू यानी कि π/2 और a 0 है, ये π/2n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे मैंने लिखा सो डेल्टा एक्स के इज इक्वल टू π/2n वेयर k इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू so on। ये क्या चीज़ है, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स के ये दोनों कोई मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है। डेल्टा एक्स जब मैंने लिखा है कि लेंथ ऑफ हर सब इंटरवल, जितने आपने n सब इंटरवल बनाने हैं उन सब की जो लेंथ है वो इसके बराबर है। तो जो आपका डेल्टा x1 है यानी वो पहले इंटरवल की लेंथ बनेगी, डेल्टा x2 दूसरे इंटरवल की लेंथ बनेगी, डेल्टा x3 तीसरे की, और डेल्टा xn nth इंटरवल की लेंथ बनेगी। वो सारी की सारी आपस में इक्वल हैं, तो लिहाजा यहाँ पर डेल्टा x के भी π/2n के बराबर आ जाएगा।
हेयर पार्टीशन पी। अब जो पार्टीशन पी बनेगी उसका फार्मूला है, पहला पॉइंट ए आ गया, अगला a+2 है, a+ डेल्टा एक्स आ गया, फिर a+2 डेल्टा एक्स आ गया, a+3 डेल्टा एक्स, अब तो सुन चलता जाएगा ये प्रोसीजर। ए की वैल्यू 0 पुट कर दी यहाँ पर, फिर ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पर π/2n पुट कर दिया, तो आपकी पार्टीशन के जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। अब इस पार्टीशन के इन पॉइंट्स को आपने n सब इंटरवल में डिवाइड कर लेना है। वो कैसे? इन दोनों की मदद से एक सब इंटरवल बनेगा 0 से π/2n, फिर दूसरे और तीसरे को मिलाएंगे, इसकी मदद से एक सब इंटरवल बनेगा, फिर तीसरे और चौथे को मिलाएंगे, इसकी मदद से एक सब इंटरवल बनेगा, चलता जाएगा प्रोसीजर। और आखिरी n-1 और n, ये आखिरी जो है दोनों को मिलाएंगे तो ये आपके पास इसका nth सब इंटरवल बन जाएगा। अब इन n सब इंटरवल में आपने करना ये है कि यहाँ पर इसके हर इंटरवल के दो एंड पॉइंट हैं, एक ये लेफ्ट एंड पॉइंट है, ये इसका राइट एंड पॉइंट है। मैंने लिखा लेट सी के बी दी राइट एंड पॉइंट ऑफ द kth सब इंटरवल, हैंस अपर रिमान सम। तो अपर रिमान सम का यहाँ पर मैंने दो फार्मूले लिखवाए हैं। हेयर अपर रिमान सम इस मिशन के इक्वल टू 1 से m के डेल्टा एक्स के, और इसका दूसरा फार्मूला है इन टर्म ऑफ फंक्शन f(x) एंड c के। यानी यहाँ पर मैं ये वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, ये मैं पहले बताया है अपने नोट्स में आपको, लेकिन यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ पर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें फंक्शन fi और c के, यानी ये जो राइट एंड पॉइंट्स हैं जिनके यहाँ पर मैंने जिक्र किया, ठीक है, इनका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपर रिमान सम का जो फार्मूला लिखूँगा वो ये है, समीशन k इक्वल टू 1 से n f ऑफ c के डेल्टा x के। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपके जहन में ये चीज़ आ रही है कि जी मैंने यहाँ पर ये जो राइट एंड पॉइंट ही क्यों उठाए हैं, इसका असल में लिंक है थोड़ा सा ग्राफिकली किस तरह लिंक है वो इस तरह है। आपने साइन एक्स, f(x) इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन है और इंटरवल है 0 से π/2, 0 to π/2 है। इसका तरह ग्राफ बनाएं 0 to π/2 पर, तो ये फ़र्ज करने इतना ग्राफ ये बनता है। वैसे नीचे आएगा ये भी पाई पर, ठीक है, ये हमारा इतना ग्राफ बनेगा 0 to π/2 पर। यानी यहाँ पर अगर आपका एंगल π/2 है, ये 0 है। अब एक्चुअली असल में इसके पीछे जो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक लेक्चर अपलोड किया हुआ था अपर और लोअर रिमान सम निकालने का, असल में वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा कंसेप्ट जो है। अब आप ऐसा करें, ये जो आपके पास कर्व बनी है इसमें रेक्टेंगल्स हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। एक ये, फिर उसके बाद कुछ ये पॉइंट्स इसके ऊपर पहले मार्क करें, फिर उसके ऊपर रेक्टेंगल हम ड्रा करते हैं। ये आ गई, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करें, ये वाला पॉइंट आ गया, इससे एक रेक्टेंगल आएगी, फिर यहाँ पर आएगी। अब एक्चुअली ग्राफिकली ये जो आपका SFP है, SFP एक्चुअली ग्राफिकली रिप्रेजेंट एरिया ऑफ दी सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ डिटेल से। सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल ऐसी रेक्टेंगल्स होती हैं जो कि इस कर्व के ये ऊपर नज़र आ रही सारी, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल है। इनका जो एरिया है वो असल में इसकी वैल्यू को शो करता है। अब ये देखें, ये रेक्टेंगल जो है इस कर्व को यहाँ पर टच कर रही है, और ये कर्व, ये जो पॉइंट्स हैं ये राइट एंड पॉइंट है, ये लेफ्ट एंड पॉइंट है, ये राइट एंड पॉइंट है, ठीक है। इसलिए जब आपने अपर रिमान सम मालूम किया है तो फिर राइट एंड पॉइंट आए हैं। और अगर इन केस आप यहाँ पर लोअर रिमान सम मालूम करेंगे, तो मैं दोबारा यहाँ पर ग्राफ बना लेता हूँ, तो ऐसी सूरत में आप लेफ्ट हैंड पॉइंट इसके उठाएंगे और उस सूरत में आपके पास जो रेक्टेंगल्स बनेंगी वो रेक्टेंगल होंगी इस कर्व के बिलो, नीचे, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक ये पॉइंट आप उठा लेंगे इधर, फिर ये आप यहाँ पर उठाएंगे, ये पॉइंट कुछ थोड़े से मार्क कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हम, मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगल बनी दो पॉइंट्स मिलाकर, तो ये जो रेक्टेंगल अब ऐसी सूरत में बनेगी जो कि कर्व के नीचे है, ये वाली, ठीक है।
इन रेक्टेंगल्स का अगर आप एरिया मालूम करेंगे, उस एरिया से जो वैल्यू निकलेगी वो ये कहलाएगी एस एफ पी, दैट इज लोअर रिमान सम। तो लोअर रिमान सम ग्राफिकली रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब इन रेक्टेंगल्स ने इस कर्व को टच किया है, आप चेक करें लेफ्ट हैंड पॉइंट से या राइट हैंड पॉइंट से। ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है, ये वाला इस रेक्टेंगल का ये वाला लेफ्ट, इस रेक्टेंगल का ये वाला लेफ्ट, इसी तरह अगर आप ऊपर और बनाएं तो ये लेफ्ट हैंड पॉइंट। देखें ये दोनों माइनस हो जाएंगे। इसी तरह साइन 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई 2 एन यहाँ पर भी है, और साइन 2 यहाँ पर भी आएगी। यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी शायद गलती कर दी, हाँ जी यहाँ पर आएगा साइन 2 पाई बाई 2 एन, 2 पाई बाई 2 एन। सही है, लेफ्ट हैंड पॉइंट ये लेफ्ट हैंड पॉइंट ये उठाना था 2 पाई बाई 2 एन इस इंटरवल का। सही है जी, तो ये तमाम वैल्यूज कट जाएंगी, ये कट
से आप कॉशी थ्योरम की वजह से ये चेक कर सकते हैं कि आपको दिया हुआ फंक्शन जो है एफ़ वो रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी कमी पेशी रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा एक न्यू टॉपिक पर डिस्कशन होती है। अल्लाह हाफ़िज़।